कि बाप दादा की जो दी हुई जमीन है उसके क्या नियम है, वर्तमान में उसके क्या नियम है। आप इस नियम को जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी जो पूर्वज के द्वारा जो प्रॉपर्टी है, यानी जिसको आप जो है एक तरह से इंग्लिश में एंसेस्ट्रल जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो इसको आप चाहें तो हिंदी में क्या कहते हैं, पैतृक संपत्ति। यानी आपका जो संपत्ति है वो पैतृक है, पूर्वज का संपत्ति है। बहुत सारी जमीन है, ये भी आपकी है, ये भी आपकी है, ये भी आप ही के पूर्वज की, ये सारी आप ही के पूर्वज की है। तो ये जमीन का जो मालिक वर्तमान में आप हैं, है ना। लेकिन ये जो बाप दादा की जो जमीन है, क्या इसका जो अधिकार है ये आपको पता है कि आपके पास जो बाप दादा की जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पर आपका क्या अधिकार है ना। आपके जो अधिकार हैं उसमें ये एक आपका एक बड़ा अधिकार है। बड़ा अधिकार ये है कि देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जमीन किसी को जो है ना, मतलब जितने भी घर के सदस्य हैं, किसी को वसीयत में तो मिलना नहीं, मिलेगा ही नहीं, इसीलिए कि इसका कोई वसीयत नहीं कर सकता, है ना। बहुत लोग आप कह रहे हैं कि नहीं जमीन हमको वसीयत में प्राप्त है, लोग कर देते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी उनको लगता है, तो देखें वसीयत उसी का होता है ना। लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति है, एक पिता है, अपना सारा संपत्ति वसीयत में अपनी पुत्री को दे रहे हैं। एक पिता है, अपनी सारी संपत्ति अपने नौकर को दे रहे हैं, ठीक है, अपने बेटे को नहीं दे रहे, वसीयत में दे रहे हैं। क्यों? इसलिए दे रहे हैं, उसकी अपनी संपत्ति है, वो दे रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर उनके पास भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो देने का तो सवाल ही नहीं उठता, आप दे ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए कि उस पे आपके अधिकार कहाँ है, वो तो आपकी भी नहीं है। वो पहले आपके पिता की थी, अभी आपकी हमारी होगी, और आने वाले समय में अगर हमारे बच्चे होंगे तो उसके भी वो प्रॉपर्टी होंगे। हमारा कानून ये कहता है, और हमें कानून के हिसाब से चलना जो है वो चाहिए। और आखिर की जो नियम है वो क्या कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके जो है जिसके नाम से ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनके पिता के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर लोन है, कर्ज है उसके ऊपर, तो कर्ज का चुकता तो उसको बेचकर करना पड़ेगा। वो व्यक्ति बेच सकता है, तब कोई आपत्ति अगर दर्ज करेगा भी तो कोई फायदा नहीं, इसीलिए कि उन पर कर्ज जो है वो उनके द्वारा लिया नहीं गया है। कर्ज जो है उनके पिता के द्वारा लिया गया, वो दुनिया में नहीं है। तो उस केस में उस कर्ज का चुकता, पैतृक कर्ज है तो पैतृक बेचकर किया जाएगा, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये नियम है और ये कानून है, और ये कानून हमारा कहता है। अब ये है कि इसको जो है, यानी ये तो बाप दादा की संपत्ति है, अब इसको बेचने का मालिक सब है, कोई भी बेच देता है इसको, कोई भी जो है ना बेच देता है, बेच देता है, ठीक है। और ये बताकर बेचता है परिवार को जरूरत है। इसके कुछ कंडीशन है, बेचने का भी जो कंडीशन है, लोग जब सेल डीड करते हैं तो उस पर मेंशन करते हैं कि हम जो अपनी बेटी की शादी के लिए बेच रहे हैं। अब क्यों ना जो है अपने ऐशो आराम के लिए ही अगर वो बेचे हो, है ना, लेकिन वो बेटी की शादी मेंशन करते हैं, या बीमारी का जो है एक तरह से मेंशन किया जाता है, कोई ऐसा बीमार है, समस्या है, भरण पोषण है यानी जीवन यापन है ना, उसमें समस्या आ रही है, उस समस्या से अगर वो जूझ रहा है कोई व्यक्ति, पैतृक संपत्ति को बेच सकता, ठीक है। लेकिन जो भी है सभी लोगों के लिए अगर वो भलाई का चीज है तो वो भलाई का चीज है, तो वो ऐसा पॉसिबल है, बेचने का अधिकार है, बेच सकते हैं वो। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये बाप दादे की संपत्ति में एक पिता जो है इस बंधन में बंधा हुआ है कि एक पिता के पास ये जो प्लॉट है ना, एक पिता के पास जो है ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन को पिता बेचना चाहते हैं। लेकिन पिता के जो हैं यहाँ पर 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, दूसरी बेटी है और फिर बेटा है। पिता ये जमीन बेचना चाहती हैं, इनकी पत्नी जो है, इन पत्नी को आपत्ति है, तो पत्नी का कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए ये दावा नहीं कर पाएंगे। कानून में अधिकार रहेगा तभी तो दावा होगा, लेकिन इस बेटा का तो अधिकार है, इसलिए कि ये जमीन जो है वो पैतृक जमीन है। बेटी का तो अधिकार है, बेटा का तो अधिकार है, इनका तो अधिकार बनेगा। तो यह
एक तरह से रोक लगाएंगी, लेकिन उनका गार्जियन जो होगा वो उनकी पत्नी होगी। इसलिए कि कानूनी तौर पे इनको जो है एक तरह से हिस्सा जो मिलेगा वो एक हिस्सा सिर्फ मिलेगा, और इतना बड़ा हिस्सा जो है बेटा बेटी और बेटा का होगा। पैतृक संपत्ति में उन बच्चे का जन्म से अधिकार होता है। अब वो छोटा बच्चा कैसे जाएगा रोकने के लिए, उसको क्या पता है कानून में क्या करना है, तो वो उसका अधिकार और उसके साथ एक गार्जियन, अगर किसी के द्वारा गलती किया जा रहा है तो उसको तो रोका जाएगा ही। तो ये एक विकल्प जो है ऐसा किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ऐसे भी अगर कोई कर रहे हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा है बचाव। ये सब सारी समस्या जो है कि ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सारी जमीन जो है, जमीन के जो है सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे हिस्सेदार हैं, है ना, कोई किसी का बेच दे रहा है, तो इसका बचाव क्या है? बचाव क्या है? तो बचाव ये है कि आपके पास अगर जो प्रॉपर्टी है ना, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, तो आपको क्या करना है कि आप उसका दाखिल खारिज जो है यहाँ पर, वो दाखिल खारिज जरूर करा लें, ताकि, यानी दाखिल खारिज होगा कैसे, जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये आपने सारा प्लॉट ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, अब ये इस पे आ गया, अब जिसका नाम दर्ज है वही उसको बेचने का हकदार है, सेफ हो गया। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है अलग अलग डिवाइड हो गई, और अगर एक तरह से सबका डिवाइड अलग अलग हो गया, बाप दादा की जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो अब तो कोई किसी का बेच नहीं पाएगा। लेकिन आपका जो है पूर्वज से खतियानी प्रॉपर्टी है, तो खतियान के हिसाब से कोई जो है एक तरह से पूर्वज का ही नाम चलता आ रहा है तो बेच दे रहा है तो उलझन पैदा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत जो है आप एक तरह से एक्शन ले सकते हैं। साथ में अगर आप जमीन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई कर्ज भी अगर लेना चाहेंगे, तो आपकी संपत्ति अगर आपके नाम दर्ज है, ठीक है, तो आप आसानी से जमीन के माध्यम से, जमीन के जितनी भी कागजात हैं, उस कागजात के हिसाब से आप जो है लोन बैंक से ले सकते हैं, और बैंक आपको लोन तभी देगी, वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी है, वो उसका टाइप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम है तो फिर वो जो कर्ज है वो आपको बैंक के द्वारा जरूर आपको मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेहद जरूरी है, ठीक है, और ये मायने रखता है। अब बचाव के और क्या हो सकते हैं, ये तो ठीक है, ये तो तरीका हो गया, और बचाव के क्या नियम हो सकते हैं? बचाव का तरीका तो जानना बेहद जरूरी, नहीं जानेंगे तो फिर समस्या होगा। तो बचाव का तरीका ये हो सकता है कि अगर हम मान लेते हैं आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी आप किससे लेंगे? आपके दादा के बहन है ना, ठीक है, दादा के बहन है, जीवित हैं, ले लें, है ना, दादा के बहन से ले लें, बुआ से ले लें, ठीक है, बुआ से ले लें, बहन से ले लें, इन सभी से एनओसी ले लें। देखें अभी क्या होता है कि वर्तमान में अब जो है सभी लोग हिस्सेदार हैं, कानून हमारा ये कह दिया कि नहीं। देखें एक परिवार में एक पिता अगर होगा, है ना, तो पिता के जितने वंशज होंगे, ठीक है, जितने उत्तराधिकारी होंगे वो हिस्सेदार होंगे। कानून हमारा यही कहता है कि पिता का अगर कोई वंशज है तो वो कानूनी तौर पे उत्तराधिकारी है। पिता की जमीन का उत्तराधिकारी वो कानूनी तौर पे कौन होगा? तो पिता का वंशज होगा। अब वंशज कौन होगा? तो जो एक तरह से बेटा है, बेटी है, दोनों को एक तरह से उत्तराधिकार बना दिया गया कि नहीं, दोनों संपत्ति का उत्तराधिकारी है। तो एनओसी बेहद जरूरी है। सेटलमेंट जो है, आप अपनी अगर संपत्ति का करा रहे हैं, आप ट्रांसफर करा रहे हैं, लेकिन अगर एक तरह से गलत तरीके से करा रहे हैं तो ट्रांसफर जो है एक तरह से ये समस्या अगर भविष्य में आप करा लिए अपना बचने के लिए, लेकिन कानून इसको जो है गलत मानेगा, एक तरह से इलीगल वे के तरीका आप काम किए हैं, आपके पास जो एक तरह से जो हिस्सेदार है आप उसका हिस्सा खा गए हैं, ये कहा जा सकता है। बहुत लोग के पास समस्या नहीं आता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये आज बहुत लोग जो है इस विवाद से नहीं कोई बुआ खोजने नहीं आ रही है, हम उनसे क्या एनओसी लेंगे, बहन खोजने नहीं आ रही है, क्या एनओसी लेंगे। लेकिन अगर भविष्य में बहन के जो बच्चे हैं
ठीक है, वो अपना दावा करेंगे नहीं मेरी माँ का इसमें शेयर है, हक है कानूनी तौर पे, तो आप तो कल दिखा सकते हैं नहीं उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया था, मैंने जिस समय संपत्ति को ट्रांसफर कराया उन्होंने अपना जो संपत्ति हमको रिलीज कर दिया, नहीं उनका नो ऑब्जेक्शन था, उनको नहीं लेना था हक, ठीक है, अब ये दावा गलत है। तो बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो सकते हैं और जिसका जवाब सही तरीके से दिया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।